हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा मीना और आज का जो अपना टॉपिक है वह जॉन्डिस। तो जॉन्डिस के बारे में जानेंगे कि जॉन्डिस क्या होता है, जिसको जनरली नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर पीलिया के नाम से जाना जाता है। इसका कारण क्या होता है, ये किस वजह से जॉन्डिस होता है, तो ये सारी डिटेल इस पूरे लेक्चर में अपन समझेंगे। तो आप सभी ने जॉन्डिस के बारे में या पीलिया के बारे में सुना होगा, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, उस पेशेंट के नेल्स, स्किन, आईज सब येलो कलर की नज़र आने लग जाती है। जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जो पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट का मैंने एक डायग्राम बना रखा है। एक तरफ मैंने उसको दो साइड कर रखी है, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि एक साइड को मैंने येलो कर रखा है और एक साइड मैंने नॉर्मल रख रखी है। जो नॉर्मल साइड है वो आपको इंडिकेट करेगा कि ये जो साइड है, ये 2% समझ लीजिए कि 2 का पार्टीशन कर दिया हो मैंने, एक तरफ हेल्दी और एक तरफ जो पेशेंट है उसको जॉन्डिस है। हेल्दी साइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो स्किन का कलर है, आइस है, वो सब कुछ कैसा है, नॉर्मल है। जबकि जिस तरफ जॉन्डिस की जो साइड है वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो पेशेंट की आइस है वो येलो कलर की है, ठीक है, येलोइश नज़र आ रही है, और जो स्किन का कलर है वो येलोइश कलर आपको नज़र आ रहा है। तो अब सबसे पहले अपन जॉन्डिस की डेफिनेशन समझते हैं कि जॉन्डिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो जॉन्डिस इज अ येलोइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द हाइपरबिलिरुबिनीमिया एंड डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। देखो यहाँ पे कुछ न्यू टर्म्स आई, जैसे कि हाइपरबिलिरुबिनीमिया क्या होता है, ठीक है, बाइल पिगमेंट्स। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी पूरा टॉपिक समझा रखा है यूरिन एग्जामिनेशन में कि बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं। तो एक नई टर्म समझिए अपन को, हाइपरबिलिरुबिनीमिया क्या होता है। हाइपर का मतलब आप सब लोगों को पता है क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बिलिरुबिनिया का मतलब यहाँ पे हो गया, इसका मतलब है कि बिलिरुबिन, और इनिया का मतलब होता है ब्लड, यानी ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, बिलिरुबिन की जो मात्रा एक्सेस हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर बिलिरुबिनिया के नाम से जानते हैं। तो अब क्या होगा कि इसकी डेफिनेशन अपने पास में ही आती है कि क्या होता है, येलोइश कलर हो जाता है किस किस का, स्किन का, स्क्लेरा का, जो आई की मसल्स होती है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उन सब का क्या हो जाता है, जो कलर होता है वो येलोइश हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बाइल पिगमेंट्स जमा होने लग जाते हैं। अब आपको बाइल पिगमेंट्स पता ही होगा कि बाइल पिगमेंट्स क्या होता है, जैसे बिलिरुबिन होता है, बिलिवर्डिन्स होता है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाइल पिगमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से क्या होती है, जॉन्डिस होती है। तो बाइल पिगमेंट्स में कौन कौन से, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। तो मेन अपना जो काम है वो है बिलिरुबिन से। तो बिलिरुबिन कैसे बनता है वो अपन सबसे पहले जानेंगे। तो आपको पता ही होगा कि आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी का जो ब्रेकडाउन के बाद में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अपने पास में बिलिरुबिन होता है। इसकी स्मॉल मैकेनिज्म मैंने जब आप लोगों को बाइल पिगमेंट समझाए थे यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर, वहाँ पे मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म बताई थी, बट उसी मैकेनिज्म को आज अपन कंप्लीट डिटेल में समझेंगे कि कैसे बाइल पिगमेंट की फॉर्मेशन होती है आरबीसी के ब्रेकडाउन के बाद में। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि जो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है वो क्यों होता है, ठीक है, कि आफ्टर 120 डेज के बाद में आरबीसी का ब्रेकडाउन क्यों हो जाता है, और ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो किस तरीके से ब्रेकडाउन होगा और कैसे वहाँ पे बिलिरुबिन की फॉर्मेशन होगी। तो आप सभी को जनरली पता है कि क्या होता है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है कब, 120 डेज के बाद में आरबीसी का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। ब्रेकडाउन स्टार्ट होने के बाद में क्या होता है, जैसे आरबीसी टूटेगी तो जनरल सी बात है, हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर वो रिलीज हो जाता है। यानी आरबीसी जैसे ही टूटेगी इसकी मेम्ब्रेन टूटेगी, मेम्ब्रेन टूटने के बाद में क्या होगा, हीमोग्लोबिन बाहर निकल के आ जाएगा। अब देखो क्या होता है, आफ्टर 120 डेज के बाद में जो आरबीसी सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो डीनेचर होने लग जाती है, ठीक है, डीनेचर या सिंपल बोले कि डैमेज होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है, वहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होने लग जाता है, डीनेचर होने लग जाता है। जनरल सी बात है, अगर किसी भी प्रोटीन को अपन, ये कोई प्रोटीन है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद में ये क्या होने लग जाएगा, डीनेचर होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा। तो इसकी मेम्ब्रेन टूटेगी, और मेम्ब्रेन टूटेगी तो मेम्ब्रेन टूटने के बाद में क्या हो जाएगा, जो है आरबीसी पूरी ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होने के बाद हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, जैसे मेम्ब्रेन टूटना शुरू होगी, डीनेचर होगी, तो जो आरबीसी की जो नॉर्मल आरबीसी सेल्स की जो नॉर्मल शेप होती है, बाइकॉनकेव शेप होती है, वो क्या नहीं हो पाती, स्टेबलाइज नहीं हो पाती। क्योंकि जैसे आपको डायग्राम में यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये क्या थी, एक नॉर्मल आरबीसी थी जिसकी जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव शेप थी, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रोटीन डीनेचर होने लगा, प्रोटीन मतलब
क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती है। ये मेम्ब्रेन डीनेचर होना शुरू हो जाती है। अब जैसे डीनेचर होगी तो कुछ पार्ट, जैसे यहाँ पे ये डीनेचर होके अलग हो चुका है, ठीक है। अब जैसे डीनेचर होके अलग हो गया तो ये दोनों जो पार्ट है, ये वाला एंड पॉइंट और ये वाला जो एंड पॉइंट है, वो आपस में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अटैच हो जाएंगे और फिर वो इस तरीके से बन जाएंगे। अब दोबारा क्या होगा, दोबारा से डीनेचर होगा और डीनेचर होने के बाद में क्या हो जाएगा, आरबीसी की जो शेप है वो धीरे धीरे कैसे बन जाएगी, स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी वो पहले कैसे थी, बाइकॉनकेव शेप की थी। डीनेचरेशन होने के बाद में जो उसकी शेप है वो कैसी हो चुकी है, स्फेरिकल शेप की स्फेरिकल शेप की वो बन चुकी है। अब क्या होगा, जब वो अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगी, किस में नहीं कर पाएगी स्टेबलाइज, बाइकॉनकेव शेप में, तो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, वो धीरे धीरे स्फेरिकल शेप में वो कन्वर्ट होने लग जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ये जो प्रोटीन होती है क्यों टूटती है, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन का डीनेचर क्यों होता है, बिकॉज आप सबको पता होता है कि मैच्योर आरबीसी सेल्स के अंदर क्या नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियस आप जानते हो, वो न्यूक्लियस ही क्या करता है, सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे कोई मास्टर माइंड ही नहीं है जो चीज़ों को कंट्रोल करेगा, तो वो है ही नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे मेम्ब्रेन का टूटना शुरू हो जाएगा और आफ्टर 120 डेज़ के बाद में ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब क्या हो गया है, जो आरबीसी की जो शेप है वो स्फेरिकल शेप की हो चुकी है। अब क्या होगा, ये जो स्फेरिकल शेप की आरबीसी है वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी। अब ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, जो अपनी स्प्लीन होती है, ठीक है, स्प्लीन की जो कैपिलरीज होती है बहुत ज़्यादा मतलब माइन्यूट होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है। उनमें क्या होता था, जो अपनी बाइकॉनकेव शेप की आरबीसीज होती थी वो तो क्या करती थी, ट्विस्ट होके निकल जाती थी बाहर इजीली। बट अब जो स्फेरिकल शेप की आरबीसीज है वो क्या करेगी, जैसे कैपिलरीज जैसे वो स्प्लीन में एंटर होगी, स्प्लीन में एंटर होने के बाद में वहाँ पे क्या होगी, उनकी जो कैपिलरीज से वो मूव ऑन करने की कोशिश करेगी। बट अब जो बाइकॉनकेव थी वो तो ट्विस्ट हो कैसे निकल जाती थी, बट जो स्फेरिकल शेप की आरबीसी से वो नहीं निकल पाएगी। वो क्या करेगी, इन कैपिलरीज के अंदर, स्प्लीन के अंदर स्टक होने लग जाएगी, चिपकने लग जाएगी, ठीक है। चिपकने का मतलब वहाँ पे फंस जाएगी, ठीक है। अब इतने पतले से बोर्ड में अगर कोई चीज़ नहीं जा पाएगी तो फंस जाएगी। फंसने के बाद में वो धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाती है। देन क्या होता है, इन कैपिलरीज के साइड में माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपको पता है कि माइक्रोफेजेस सेल्स क्या करती है, किसी भी सेल्स को डिग्रेड करती है, उनको खा के ख़त्म कर देती है। तो ये क्या करेगी, ये जो माइक्रोफेजेस हैं वो क्या करेगी, इन स्टक्स आरबीसीज को एनगल्फ करना शुरू करेगी, ठीक है। ये जो स्टक आरबीसीज है उनको माइक्रोफेजेस कैसे एनगल्फ करेगी, उस प्रोसेस को अपन आप समझेंगे। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में बता रखा था कि ये क्या स्फेरिकल आरबीसी और ये जो माइक्रोफेज है ये इसको कैसे एनगल्फ करेगा वो देखेंगे अपन। अब देखो यहाँ पे मैंने उसी माइक्रोफेज को, ये जो माइक्रोफेज इसको थोड़ा सा लार्ज करके बताया और ये जो आरबीसी है वो वहाँ पे प्रेजेंट थी, ठीक है। थोड़ा सा मैशी लग रहा होगा बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो माइक्रोफेजेस क्या होता है, एक फैगोसिटिक सेल्स होती है जो क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करती है। अब फैगोसाइटोसिस का मतलब आपको पता होता है कि क्या होता है, ईटिंग करना, किसी भी सेल्स को खा जाना, ईट करना, उसको ईट करेगी, इस पहले खाएगी वो, उसके बाद में उसको डिग्रेडिंग करेगी मतलब उसको तोड़ देगी, वो तोड़ना शुरू करेगी और लास्ट में उसको एक्सक्रीटिंग मतलब सेल्स के बाहर निकाल देगी। ये माइक्रोफेजेस का काम होता है। अब यहाँ पे जो अपनी आरबीसी थी मैंने आपको बताई, जो स्फेरिकल शेप की आरबीसी थी वो क्या हो गई थी, कैपिलरीज में स्टक हो गई थी। स्टक होने के बाद में वहाँ पर माइक्रोफेजेस आ चुके थे। अब ये माइक्रोफेजेस सबसे पहले क्या करेंगे, इस आरबीसी को एनगल्फ करेंगे, ठीक है। एनगल्फ करने के बाद में इसका ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन करने के बाद में हीमोग्लोबिन को रिलीज करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे आरबीसी नज़र आ रही है, अब ये आ रही नज़र, क्या होगा कि इस आरबीसी का एनगल्फ कर लिया और एनगल्फ करने के बाद इसका डाइजेशन करना शुरू करा है। डाइजेशन के बाद में क्या हुआ है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल फ्री हो चुका है। यहाँ पे अपने पास में ये हीमोग्लोबिन आपको फ्री नज़र आ रहा है, हीमोग्लोबिन फ्री है। तो ये क्या करेगा, इस हीमोग्लोबिन का भी ब्रेक डाउन करेगा। माइक्रोफेज क्या करेगा, इस पूरे मटीरियल यानी पूरे आरबीसी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। तो ये क्या करेगा, इस हीमोग्लोबिन को भी तोड़ेगा। अब हीमोग्लोबिन आपको पता है कि दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक होता है अपने पास में हीम और दूसरा होता है अपने पास में ग्लोबिन। ग्लोबिन आप लोग जानते हो कि एक प्रोटीन पार्ट होता है जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा से अमाइनो एसिड्स में, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और जिसको क्या करेंगे अपन, न्यू आरबीसीज बनाने के लिए इन अमाइनो एसिड्स का यूज़ कर लेंगे, या फिर माइक्रोफेज खुद भी क्या कर सकता है, इन अमाइनो एसिड्स को यूज़ कर सकता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपने पास में जो आता है वो है हीम, ठीक है, यानी हीम इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हीम को अपन क्या करेंगे, दोबारा से ब्रेक डाउन कर देंगे और ब्रेक डाउन करने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आयरन प्लस पोरफायरिन रिंग में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपको मिड में आयरन नज़र आ रहा होगा और साइड में पोरफायरिन रिंग्स है। अब ये जो आयरन है वो क्या हो जाएगा, दोबारा से रीयूटिलाइज हो जाता है किसमें, न्यू आरबीसीज बनाने के लिए। और जो पोरफायरिन रिंग है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। अब ये पोरफायरिन रिंग यहाँ पे तो आपको एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में नज़र आ रही है, बट ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाता है, एक ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट होगा, जनरल सी बात है, यहाँ पे जो मिड में जो आयरन प्रेजेंट थी वो रिमूव हो चुकी है, रिमूव हो जाएगी तो स्ट्रक्चर खुल जाएगा। अब जैसे ये स्ट्रक्चर खुलेगा तो एक लीनियर स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लीनियर स्ट्रक्चर अपने पास में जो लीनियर स्ट्रक्चर अपने पास में आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है अपना पॉइंट वो आपके पास में आ चुका है कि जो पोरफायरिन रिंग है वही क्या होती है, जब वो ओपन होने के बाद में जब वो लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के नाम से जानते हैं। देखो अब क्या होगा कि ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, यानी यहाँ पे जो मैंने बना रखा है ये ब्लड स्ट्रीम्स बना रखी है। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, पर ये अकेला नहीं जा सकता, मतलब ये अपने आप से ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकता, ठीक है, तो इसको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है और यहाँ पे आप जानते हो कि कुछ प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, तो वही जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो हेल्प करेंगे, जिसमें से अपना जो एल्ब्यूमिन है ये एल्ब्यूमिन क्या करेगा, इस यूसीबी के साथ में बाइंड हो जाएगा और बाइंड होने के बाद में जो कंपाउंड अपने पास में बनेगा वो होगा कॉम्प्लेक्स यूसीबी और एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, इस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में ये ब्लड स्ट्रीम में अपने पास में आ चुका है। ब्लड स्ट्रीम से ये क्या करेगा, जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये इसको लीवर तक लेके जाएगा। देखो क्या हुआ कि यूसीबी एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यूसीबी कहाँ एंटर हुआ, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हुआ। ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद में इन द ब्लड स्ट्रीम प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन आर प्रेजेंट, एल्ब्यूमिन बाइंड विद यूसीबी एंड ट्रांसफर यूसीबी फ्रॉम ब्लड टू लिवर, यानी अब ये लिवर तक उसको ट्रांसफ़र करेगा। देखो अब क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स बना था यानी जो एल्ब्यूमिन था उसने क्या करा, जो यूसीबी था वो उसको कहाँ पे लेके आ चुका है, लीवर में लेके आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये लीवर में यूसीबी अपना प्रेजेंट हो गया और जो प्लाज्मा प्रोटीन थे वो वापस चले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। अब देखो लीवर में क्या होगा, लीवर के अंदर जो यूसीबी यानी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में वो कन्वर्ट होगा। अब उसके लिए क्या होगा, इन द लीवर यूसीबी इज कन्वर्टेड इनटू सीबी, यानी यूसीबी किस में कन्वर्ट होने वाला है, सीबी में, बाय द एंजाइम यूरिडिन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, जो कि इसको अपन यूजीटी के नाम से या फिर जनरली जीटी के नाम से जानते हैं। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है, तो आप जानते हैं कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ में बाइंड हो जाना। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कुछ भी बाइंडिंग नहीं थी, इसलिए उसको अपन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बोल रहे थे। अब कॉन्जुगेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बाइंड होने वाला है, वो कौन सा ग्रुप है, दिस एंजाइम ट्रांसफर द ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है, जो ग्रुप बाइंड होने वाला है वो है ग्लूकोरोनिक एसिड ग्रुप टू यूसीबी एंड फॉर्म द सीबी। अब जैसे ग्लूकोरोनिक एसिड क्या होगा, यूसीबी के साथ में बाइंड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सीबी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एंजाइम आया और इसने क्या करा, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ में इसको बाइंड किया और बाइंड करने के बाद में जो अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट आया वो क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, दैट इज सीबी। और ये कहाँ पे हुआ है, लिवर के अंदर हुआ है। अब लीवर से क्या होगा कि ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, वो गॉल ब्लैडर में ट्रांसफ़र किया जाएगा, किसके थ्रू, बाइलरी डक्ट के थ्रू, जो कि कौन सी होती है, बाइल कैन्युकुलाई होती है। अब ये सीबी क्या करेंगे, अपन इसको गॉल ब्लैडर में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम लीवर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एंटर इनटू द गॉल ब्लैडर थ्रू द बाइलरी डक्ट, बाइलरी डक्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन गॉल ब्लैडर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आपको जो गॉल ब्लैडर का ये जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने थोड़ा सा टर्न करके इस तरफ बना दिया है, ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर अब इस तरीके से नजर आएगा। ये जो गॉल ब्लैडर है, ठीक है, तो ये अपन ने देखा था कि जो सीबी था वो कहाँ आ चुका था, गॉल ब्लैडर में आ चुका था। अब सीबी गॉल ब्लैडर से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम गॉल ब्लैडर सीबी एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको एंटर करना है। तो ये जो मैंने डायग्राम बना रखा आगे का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब देखो क्या होगा कि जो सीबी था यानी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होने वाला है।
इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे डाइजेशन में हेल्प होती है। वहाँ पे सेम क्या होगा कि जो CB यानी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी हेल्प की वजह से, वहाँ पे कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो ऐसा काम करेंगे, वो क्या करेंगे, CB को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या होगा, जो यूरोबिलिनोजन है वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है, एक वो स्टेरिकोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरा वो क्या हो सकता है, दोबारा से सर्कुलेशन में जा सकता है। तो पहले समझते हैं कि इसका ये जो है वो कैसे स्टेरिकोबिलिनोजन में कन्वर्ट होगा। इन स्मॉल इंटेस्टाइन CB इज कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजन बाय द माइक्रोब्स। यूरोबिलिनोजन इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू स्टेरिकोबिलिनोजन। अब वो कैसे कन्वर्ट हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा कि सेम फर्दर कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से क्या होगा, यूरोबिलिनोजन स्टेरिकोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होने के बाद में ये जो स्टेरिकोबिलिनोजन है वो स्टूल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी इसका जो मेन काम हो गया वो क्या होगा, मेनली जो इसका फंक्शन होता है वो स्टूल को कलर प्रोवाइड करना होता है। ये क्या होगा, स्टूल को कलर प्रोवाइड करेगा। तो अब क्या होगा, जो स्टेरिकोबिलिनोजन है वो किस में आ जाएगा, स्टूल में आ जाएगा। तो स्टेरिकोबिलिनोजन इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्टूल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेरिकोबिलिनोजन द कलर ऑफ स्टूल इज ब्राउन। इसकी वजह से जो स्टूल का कलर है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। अब यूरोबिलिनोजन के पास में दूसरा ऑप्शन होता है कि वो दोबारा से क्या हो, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाए। ठीक है, ये जो मैंने बना रखी ब्लड स्ट्रीम में दोबारा से यूरोबिलिनोजन ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। अब आपको पता है कि ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन चलता रहता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का जो काम करती है वो कौन करती है, किडनी काम करती है फिल्ट्रेशन का। अब जैसे यूरोबिलिनोजन ब्लड में प्रेजेंट होगा तो वहाँ से जैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा वो किडनी के पास में पहुँच जाएगा। ठीक है, किडनी के पास में पहुंचने के बाद में यूरोबिलिनोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरोबिलिन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या करता है, यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यूरोबिलिनोजन इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन या फिर यूरोबिलिन्स द कलर ऑफ यूरिन इज येलो। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिन का कलर है वो येलो कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने इस पूरी मैकेनिज्म में ये देखा कि कैसे जो CB था वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हुआ एंड देन स्टेरिकोबिलिनोजन में कन्वर्ट हुआ, कैसे उसने स्टूल को कलर प्रोवाइड किया एंड अगर वो ब्लड स्ट्रीम में दोबारा जाता है तो फिल्ट्रेशन के थ्रू वो क्या था, किडनी के पास पहुँचता है, वहाँ से वो क्या करता है, यूरोबिलिन्स में कन्वर्ट होता है और यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करवाता है। तो ये पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म थी। मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि बिलिरुबिन क्या होता है, यानी बाइल पिगमेंट की डिपोजिशन की वजह से क्या होता था, जॉन्डिस हो रहा था। तो वो बाइल पिगमेंट अपने पास में आ चुका है। वो कौन सा बाइल पिगमेंट था, कॉन्जुगेटेड प्लस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो थे वो अपने बाइल पिगमेंट्स थे। अब अपन जॉन्डिस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे कि ये जो सारे मैकेनिज्म समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कैसे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है और कैसे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं जिससे आपको जॉन्डिस इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है एक्चुअली जॉन्डिस में, उस मैकेनिज्म का क्या रिलेशन था पूरे इस जॉन्डिस से। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि व्हाट इज बिलिरुबिन, सेकंड है व्हाट कॉज इंक्रीजेस द बिलिरुबिन, नेक्स्ट है नॉर्मल रेंज ऑफ बिलिरुबिन एंड देन जॉन्डिस इज कॉज ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द बॉडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि बिलिरुबिन क्या था। बिलिरुबिन का आंसर आपके पास में मैकेनिज्म से आ चुका है कि बिलिरुबिन क्या होता है, एक येलोइश पिगमेंट होता है जो बाइल में प्रेजेंट होता है। यानी दो तरह का, आपने वो डिटेल में समझ लिया कि कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है अपने पास में कॉन्जुगेटेड, एक होता है अनकॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड है वो जॉन्डिस को समझने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट अपने पास में था कि क्या रीज़न था कि बिलिरुबिन का इंक्रीज होने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ RBC सेल्स। आपको स्टार्टिंग में मैंने मैकेनिज्म में समझा दिया था कि जो क्या हुआ था वहाँ पर स्टार्टिंग के मैकेनिज्म में, ये जो माइक्रोफेजेस थे ये जितनी ज़्यादा RBCs को तोड़ेंगे उसकी वजह से उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बिलिरुबिन की फॉर्मेशन होगी। सेकंड क्या था, हेपेटोसाइट, फेलियर ऑफ हेपेटोसाइट अपटेक, यानी लिवर उन जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना था, आपको पता है ब्लड स्ट्रीम से अपन उसको लेके गए थे कहाँ तक, लिवर तक इसको अपन लेके गए थे। यहाँ पे अगर ये इसको अपटेक ही नहीं कर रहा, ठीक है, अपटेक नहीं कर पा रहा हेपेटोसाइट से, यानी लिवर की सेल्स है वो उसको ले ही नहीं पा रही, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है कि फेलियर ऑफ कॉन्जुगेटेड और एक्सक्रीटेड। अगर ये जो है
यूसीबी वो सीबी में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, उसकी वजह से भी रीज़न हो सकता है। एंड फोर्थ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइलरी एक्सक्रीशन इनटू द इंटेस्टाइन। ये पूरी मैकेनिज्म अपन ने देखा था कि जैसे बाइलरी डक्ट में अपन आ चुके थे, यहाँ से क्या होता है, जो सीबी है वो किस में जा रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर रहा था। अगर वहाँ पे भी ये नहीं जा पा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, सीबी इंक्रीज होगा। तो आपने अलग अलग वजह देखी कि किसकी वजह से सीबी इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से यूसीबी इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, बिलिरुबिन इंक्रीज होता है। सीबी और यूसीबी को अपन बाद में देखेंगे कि कॉन्जुगेटेड कब इंक्रीज हो रहा है, अनकॉन्जुगेटेड कब हो रहा है। यहाँ पे दोनों को कंबाइंड दिखा है कि सीबी और यूसीबी दोनों इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल रेंज होती है बिलिरुबिन की 0.2 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब आपने जैसे नॉर्मल रेंज देख ली कि उसकी 0.2 से लेके 1.2 मिलीग्राम थी, बट ऐसा नहीं होता है कि जैसे 1.2 मिलीग्राम से ऊपर जाते हैं उसको जॉन्डिस हो जाएगा, नहीं होगा। उसको जॉन्डिस की अपन एक रेंज रख रखी है, वो है 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर किसी पर्सन के अंदर बिलिरुबिन की जो लेवल मिलेगी या मात्रा मिलेगी तब जाके इसको जॉन्डिस होगा। तो अपन एक चीज़ इस ग्राफ को समझते कि कहना क्या चाहता है। अगर किसी पर्सन का अपन बिलिरुबिन चेक करते हैं, ठीक है, तो अगर उसकी रेंज इसके बीच में आती है तो दैट मीन जो पर्सन है उसके अंदर नॉर्मल बिलिरुबिन प्रेजेंट है। अगर उस पर्सन के अंदर 2.5 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर बिलिरुबिन मिल रहा है दैट मीन उस पर्सन के अंदर क्या है, जॉन्डिस होगा, ठीक है। जॉन्डिस होगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, स्किन का कलर येलो हो जाएगा, आइस का कलर येलो हो जाएगा, नेल्स का कलर येलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कलर जो है उस पर्सन के तो सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगी। बट अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के रेंज के अंदर अगर पर्सन को है जो नॉर्मल रेंज मिल रही है उस पेशेंट के अंदर, तो क्या होगा, देखो लाइक यहाँ से 1.2 से लेके 2.5 के बीच में मिले, 1.9 समथिंग कुछ भी रेंज मिल रही है, तो क्या उस पर्सन को अपन ये बोलेंगे कि जॉन्डिस है, नहीं। उस पर्सन को अपन जॉन्डिस के नाम से नहीं बोल के उसको एक अनोदर डिजीज़ के नाम से बोलेंगे, वो अपने पास में होगी हाइपर बिलिरुबिनीमिया। जस्ट मैंने आपको भी समझाई थी कि यानी इसका मतलब क्या है, इंक्रीज, ठीक है, किसका इंक्रीज होना, बिलिरुबिन का इंक्रीज होना, और किस में होना, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है कि पर्सन क्या कर सके, कुछ सिम्टम्स शो कर सके। लाइक इसके अंदर क्या नहीं होता है कि येलो कलर नहीं होता है, किसका, स्किन का, आई का, नेल्स का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, किसी का भी येलो कलर नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इसको अपन जॉन्डिस नहीं बोलते हैं। तो आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि जॉन्डिस कब बोला जाता है। जॉन्डिस जब बोला जाता है कि बिलिरुबिन की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा एक्सेस हो, यानी 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, तब वो ये सारे सिम्टम्स शो करे, तभी अपन उसको क्या बोलेंगे, जॉन्डिस बोलेंगे। अगर उसका जो नॉर्मल उसकी जो रेंज है अगर इसके बीच में आती है, ठीक है, आपने टेस्टिंग परफॉर्म की, टेस्टिंग में इसके बीच में रेंज आ रही है बट वो कोई भी कलर शो नहीं कर रहा है, यानी कोई भी सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको हाइपर बिलिरुबिनीमिया के नाम से जानेंगे। तो अब आपके पास मेरे को डेफिनेशन आ जाती है जॉन्डिस की, वो क्या है कि जॉन्डिस इज कोज ड्यू टू द इंक्रीज्ड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। दैट मीन कि ये तो होगा ही होगा, जॉन्डिस होगा मतलब ये तो पहले होगा ही होगा, जनरल सी बात है। जब जॉन्डिस ही तब होगा जब ये हो चुका होगा, तो ये होने के बाद में ही जॉन्डिस होगा। तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, जॉन्डिस बोलेंगे। अब नेक्स्ट अपने पास में कि जॉन्डिस कितने टाइप की होती है, तो जॉन्डिस 3 टाइप्स की होती है। एक होती है प्री हेपेटिक जॉन्डिस जिसको अपन हिमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं, हेपेटिक जॉन्डिस होती है, और थर्ड अपने पास में होती है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस जिसको अपन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। अब इन तीनों में क्या होता है, कॉमन सिम्टम्स शो होते हैं। लाइक तीनों में आइस का, स्किन का, सबका कलर क्या होता है, येलोइश कलर होता है, क्योंकि तीनों ही जॉन्डिस है तो तीनों का कलर ही क्या होगा, वैसा होगा। अब इन तीनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो पेशेंट है वो किससे सफ़र करा है, जॉन्डिस से सफ़र करा है, दैट मीन उसके अंदर उस पेशेंट के सारे सिम्टम्स आपको येलो कलर के नज़र आएंगे। लाइक उसकी आइज, नेल्स, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन सब येलो कलर की नज़र आएगी। तो क्या करेंगे, पहले उस पेशेंट का सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद अपन कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करेंगे। किसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करेंगे, अपन बिलिरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करेंगे कि वो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कि यानी कॉन्जुगेटेड कितना है, अनकॉन्जुगेटेड कितना है, तो वो सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो किसी भी पेशेंट के अंदर यूसीबी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आती है, ठीक है, जो रेंज आपको बता चुकी हूँ मैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आती है उस पेशेंट को मतलब क्या है, उस पेशेंट को प्री हेपेटिक जॉन्डिस है, ठीक है। अगर यूसीबी प्लस सीबी की दोनों की रेंज ज़्यादा आती है तो उस पेशेंट को क्या हेपेटिक जॉन्डिस है। ओनली सीबी की रेंज ज़्यादा आती है उस पेशेंट को मतलब पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है।
इन तीनों को कैसे समझा वो मैं अभी आपको समझाती हूँ कि कैसे मैंने ये बताया कि यूसीबी मतलब उसको प्री हेपैटिक है, यूसीबी प्लस सीबी मतलब उसको हेपैटिक है, और सीबी मतलब ओनली उसको सिर्फ पोस्ट हेपैटिक है। कैसे मैंने बताया, अपन कैसे डिटेक्ट करेंगे। अब आपको पता है कि प्री हेपैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप सब जानते हो प्री हेपैटिक का मतलब है बिफोर द लीवर, लीवर से पहले। प्री मतलब पहले, हेपैटिक मतलब लीवर, लीवर से पहले। अब लीवर से पहले क्या होता है, बिफोर द लीवर आपने देखा था यूसीबी की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे क्या हो चुका था, ये माइक्रोफेज के अंदर ही क्या बन चुका था, यूसीबी की फॉर्मेशन हो चुकी थी। और वो कहाँ पहुँच चुका था, वो ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू कहाँ आ चुका था, लीवर तक आ चुका था। तो यही यूसीबी की फॉर्मेशन पहले कब हो जाती है, लीवर से पहले बन जाती है, इसीलिए इसको प्री हेपैटिक बोलते हैं। तो क्या होगा कि अब इसकी लेवल इंक्रीज हो रही है, मतलब किसकी लेवल, यूसीबी की लेवल अगर इंक्रीज हो रही है दैट मीन कोई भी डिसऑर्डर है, ठीक है। किसी भी डिसऑर्डर की वजह से हो रही है, तो किससे पहले हो रही है, वो लीवर से पहले ही वो डिसऑर्डर हो चुका है, मतलब लीवर के पास पहुंचने से पहले उस पेशेंट को वो डिसऑर्डर हो चुका है। मतलब या तो यहीं पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से क्या है, यूसीबी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अब क्या होता है, इसी वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, प्री हेपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। और इसमें किसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यूसीबी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूसीबी कब बढ़ता है, यूसीबी जब बढ़ता है जब प्री हेपैटिक जॉन्डिस होता है, यानी प्री हेपैटिक जॉन्डिस के अंदर क्या होता है, यूसीबी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट अपने पास में था कि इसको अपन हीमोलाइटिक जॉन्डिस की बोलते हैं। इसको हीमोलाइटिक जॉन्डिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अब जनरल सी बात है, जितनी ज़्यादा ये आरबीसी टूटेंगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की फॉर्मेशन होगी, इसीलिए इसको अपन हीमोलाइटिक जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास में क्या था, हेपैटिक। हेपैटिक में मैंने आपको बताया था कि यूसीबी एंड सीबी दोनों की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, इंक्रीज बताई थी। वो कैसे हुई देखो। अब हेपैटिक का मतलब क्या होता है, लीवर। अब जो सारी बात होने वाली वो लीवर के अंदर की बात होने वाली। अब अपन जानते हैं कि लीवर में क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन साथ में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। लाइक मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये यूसीबी आ चुका था, ठीक है। यूसीबी किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीबी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों प्रेजेंट है लीवर में, यूसीबी प्लस सीबी दोनों ही प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि अगर कोई भी डिसऑर्डर, ठीक है, कोई भी डिसऑर्डर अगर लिवर में होती है, कोई भी डिसऑर्डर लिवर में होती है, तो जनरल सी बात है दोनों की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी यूसीबी प्लस सीबी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से हेपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है, यूसीबी प्लस सीबी दोनों की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी एंड इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट क्या था, पोस्ट हेपैटिक, ठीक है। पोस्ट हेपैटिक जॉन्डिस जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीबी की वैल्यू इंक्रीज होती है, वो कैसे होती है वो देखेंगे, ठीक है। अब पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और हेपैटिक का मतलब लीवर, यानी लीवर के बाद में क्या होगा। लीवर के बाद में अपन ने देखा था कि सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही अपने पास में बनकर आती है, यानी ये क्या था, अपना गॉल ब्लैडर था और वहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ चुका था। अब क्या होता है कि जनरल सी बात है कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ गया, मतलब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही इंक्रीज होगा, ठीक है। वो कब इंक्रीज होगा, किस वजह से होगा, कोई भी डिसऑर्डर होने वाला है, कहाँ पे डिसऑर्डर होने वाला है, लिवर के बाद में, ठीक है। लिवर के बाद से मतलब है लाइक ये जो गॉल ब्लैडर है यहाँ पे कोई ना कोई डिसऑर्डर होने वाला है, ठीक है। या फिर जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे कोई ना कोई डिसऑर्डर होने वाला है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सीबी की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा, पोस्ट हेपैटिक जॉन्डिस में सीबी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, वो था ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्यों बोलते हैं, बिकॉज गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होती है, गोल स्टोन की फॉर्मेशन होने लग जाती है, ठीक है। आप सबने सुना होगा गोल स्टोन की फॉर्मेशन होने लग जाती है गॉल ब्लैडर में। ये जो गॉल ब्लैडर यहाँ पे गोल स्टोन की फॉर्मेशन होने लग जाती है। इस गोल स्टोन की फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, ये गोल स्टोन्स क्या कर देंगे, सीबी को मूव होने से रोक देंगे, ठीक है। अब सीबी कहाँ मूव नहीं हो पाएगा, सीबी स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सीबी था, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव होना था, फिर ये किस में कन्वर्ट होना था, यूरोबिलिनोजन में। बट ये गॉल स्टोन क्या कर चुका है, इस सीबी को इधर ही रोक चुका है, सीबी इधर जाएगा ही नहीं तो कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो उस वजह से क्या होगा, वहाँ पे सीबी की वैल्यू इंक्रीज होने लग जाएगी, और ये इंक्रीज होने लग जाएगी। और इसने क्या किया, इस गॉल स्टोन ने एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम किया। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब एक रुकाव बन चुका है, इसीलिए इसको एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से भी अपन जानते हैं, जो क्या करते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं, और इसी वजह से इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। जनरल से बात है, यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो ये सीबी जा ही नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा तो फर्दर कन्वर्जन नहीं हो पाएगा।
तो मैंने अब आपको तीनों के रीजंस बता दिए कि प्री हेपेटिक क्या होता है, हेपेटिक क्या होता है, पोस्ट हेपेटिक क्या होता है, और किस में किसकी वैल्यू बढ़ती है और कैसे बढ़ती है। तो ये इतना आपके लिए इनफ होता है, बट कुछ बेसिक नॉलेज और दे देती हूँ मैं आपको कि प्री हेपेटिक के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। और एक तो हेमोलाइटिक एनीमिया यानी आरबीसीज का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक मलेरिया, आप जानते हो उसमें भी क्या होता है, आरबीसीज बहुत ज़्यादा टूटती है। हेपेटिक में क्या होता है, एक तो हेपेटाइटिस है, एक सिरोसिस हो जाता है, एक ट्रिगर निजात सिंड्रोम होता है, ड्यूबेन जॉनसन सिंड्रोम होता है। इन सब की वजह से हेपेटिक जॉन्डिस होता है। नेक्स्ट पोस्ट हेपेटिक, एक आपको रीजन पता चल चुका है, गॉलस्टोन की वजह से होती है, एक मैलिग्नेंसी और एक कोई भी इन्फ्लेमेशन की वजह से ऐसा हो जाता है। ये तो उसके रीजन से डिजीज़ थी। अब इनके अंदर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया था यूरिन का कलर आपको देखने को मिल रहा था, स्टूल का कलर आपको देखने को मिल रहा था। उनका क्या रीज़न था? अब पहले अपन यूरिन की बात करेंगे। देखो क्या होता है, प्री हेपेटिक के अंदर यूरिन जो होता है वो नॉर्मल नज़र आता है, ठीक है। हेपेटिक के अंदर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, और जो पोस्ट हेपेटिक है उसके अंदर भी डार्क हो जाता है यूरिन का कलर। अगर किसी भी पेशेंट को ये डिजीज़ है, तो अगर किसी पेशेंट को स्टूल के कलर को अपन को देखना हो, कलर देख के अपन बता रहे हो, अगर सिर्फ उसको प्री हेपेटिक जॉन्डिस है, तो उस पेशेंट का जो स्टूल का कलर है वो नॉर्मल कलर रहेगा, ठीक है। एंड हेपेटिक के अंदर भी उसका जो कलर है वो नॉर्मल रहता है, जबकि पोस्ट हेपेटिक के अंदर उसका जो कलर है वो एल्कोहलिक हो जाता है। वैसे तो ये जो चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा डिटेल में, आपको इतने डिटेल में नहीं आती है, तो आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा जो डिटेल मैं आपको आज मैंने सारे जॉन्डिस के बारे में डिटेल दी। मैंने आपको जॉन्डिस की बताया, जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस किस वजह से होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने की वजह से होता है। तो पूरी बिलिरुबिन की मैकेनिज्म को समझा, फिर जॉन्डिस के टाइप्स को पढ़ने समझा, दैन उसके बाद में मैंने आपको रीजन दे दिए थे कि किस किस रीज़न की वजह से ये होती है। तो ये जो पूरी कंप्लीट डिटेल थी जॉन्डिस के बारे में थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। आपको वहाँ पे बहुत सारी एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।